हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी खातों में क्या अंतर होता है। ठीक है जी। अंतर को डिस्कस करेंगे हम इसमें। स्थिर पूंजी की बात करें या फिर अपरिवर्तनशील पूंजी बोल सकते हैं हम इसको। इसका मतलब क्या होता है? तो जब फर्म के साझेदार एक निश्चित कर लें कि उनके द्वारा जो लाई गई पूंजी है या व्यवसाय में लगाई गई पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब मान लो ए, बी, सी 3 साझेदार थे। ये लाया 1 लाख रुपया, ये लाया 5 लाख रुपए और सी लाया 4 लाख रुपए। तो ये जितना-जितना पैसा लाए ना, तो फ्यूचर में भी फर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना पैसा जो लेके आ गए एक बार में वही लगा रहेगा। इसको बोलते हैं हम स्थिर पूंजी। यानी कि एक बार जो पैसा ले आया, वो ले आया बस, है ना? तो ऐसी स्थिति में साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी पूंजी खाते कहलाते हैं। इस विधि में साझेदारों के पूंजी खाते से संबंधित जो लेखे खोले जाते हैं ना, वो 2 खाते खोले जाते हैं। कौन-कौन से? स्थिर पूंजी की दशा में खोला जाएगा, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक अकाउंट और बनता है, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक है जी? एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, 2 खाते खोले जाते हैं स्थिर पूंजी की दशा में। याद रहेगा कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, इस खाते में जो साझेदार पैसा लेके आते हैं, जो कैपिटल लगाते हैं, उसको रखा जाता है। जब तक कि कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी न लगाए या फिर स्थायी पूंजी के रूप में पूंजी न निकाले, तब तक इस खाते का न तो प्रारंभिक शेष और न अंतिम शेष कोई चेंज होगा। वो समान रहेंगे। क्यों समान रहेंगे? जैसे कि हमने अभी तो यहाँ पे बात की थी कि इसने लगाए 1 लाख, इसने लगाए 5 लाख, इसने लगाए 4 लाख। अब ये अतिरिक्त पूंजी नहीं लगाते हैं, अतिरिक्त पूंजी नहीं लगाते हैं या फिर इसमें से कुछ नहीं निकालते, तब तक कैसे चेंज हो जाएगा इसमें? ये तो फिक्स रहेगा, है ना? तो वही बात कर रहे हैं जी। उसके बाद एक होता है करेंट अकाउंट। एक कैसा होता है? एक करंट अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है करंट अकाउंट में कि पूंजी के अलावा साझेदारों की पूंजी लगाने और निकालने के अतिरिक्त जो भी काम होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, है ना? कैपिटल के अलावा जो भी चा सारी चीज़ें अब वो क्या-क्या हो सकता है? क्रेडिट पक्ष में रखी जाती हैं वो। जैसे कि किसी साझेदार को वेतन दे रहे हैं हम, किसी साझेदार को हमने कमीशन दिया, किसी साझेदार को पूंजी पर हमने ब्याज दिया, तो ये तो सब हैं तो फ़ायदे ना इसके, पार्टनर के, तो ये चले जाएँगे इसके क्रेडिट में। अब किसी साझेदार को जो लाभ का हिस्सा हुआ, वो सारी चीज़ें क्रेडिट कर दी जाती हैं, है ना? और डेबिट पक्ष में क्या आएगा कि किसी साझेदार ने मान लो कुछ आहरण किया, कुछ पैसा निकाला और उसपे जो साझेदार ने क्या दिया, ब्याज दिया, तो साझेदार का तो नुकसान है, इसीलिए इसको डेबिट में रखेंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, है ना? करंट अकाउंट में। और उसको अगर कोई लॉस हुआ है, तो वो लॉस भी डेबिट में रखा जाएगा। याद रहेगा? ये मैंने प्रैक्टिकल्स जो है वो करा रखे हैं काफ़ी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं ना कि क्या चीज़ किधर आती है। और वैसे भी आप जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा आपका कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल को रखा जाता है, अतिरिक्त पूँजी लाया उसको भी रखा जाएगा। उसके अलावा जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो पार्टनर के करंट अकाउंट में आती हैं और ये स्थिर पूँजी की दशा में बनते हैं। स्थिर खातों की बात करते हैं तब ये 2 अकाउंट बनते हैं। एक तो कैपिटल अकाउंट और एक कौन-सा? करंट अकाउंट। ठीक है? कैपिटल में केवल कैपिटल की बात होती है। करंट में कैपिटल के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें वेतन, कमीशन, पूँजी पर ब्याज या फिर लाभ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और ये क्रेडिट में आते हैं, ये पार्टनर को मिलने वाले फ़ायदे और डेबिट में आते हैं पार्टनर के नुकसान या फिर फर्म से रिलेटेड कर सकते हैं, है ना? अब एक होती है परिवर्तनशील पूँजी खाता विधि। इसमें क्या होता है कि इसमें हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते। इसमें हम डायरेक्टली एक ही खाता बनाते हैं। जब साझेदारों के पूँजी खाते शेष प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो एक ही खाता बना देते हैं हम। इस विधि में केवल एक ही क्या पूँजी खाता खोला जाता है। इसमें केवल हम कैपिटल अकाउंट खोलेंगे इस दशा में। जब बोले वो कि साझेदार की पूँजी परिवर्तनशील है, तो कैपिटल अकाउंट खोल दो पार्टनर का, उसी में सारी चीज़ें रख दो। कैपिटल है, तो वो क्रेडिट में रख दो। बाकी की सारी चीज़ें तो हमें पता है कि वेतन है, कमीशन है, पूँजी पर ब्याज है ना? और उनके लाभ का हिस्सा वो क्रेडिट में आ जाएँगे। डेबिट में क्या आएगा? केवल उसका आहरण और आहरण पर ब्याज। जिससे क्रेडिट पक्ष में पूंजी और पूंजी को बढ़ाने वाली मदें आ जाएगी। जैसे कि साझेदार का वेतन पूंजी को बढ़ाता है, तो आ जाएगा। किसी साझेदार को मिलने वाला कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभ में हिस्सा, ये क्रेडिट में आ जाते हैं।
पूंजी को जो घटाने वाली चीज़ें वो डेबिट में आ जाएँगी। पूंजी कैसे घटेगी? किसी साझेदार ने पैसा निकाल लिया तो उसकी पूंजी कम हो जाएगी। किसी साझेदार ने पैसा निकाला उस पे जो ब्याज देना पड़ा उसको पूंजी कम हो जाएगी इससे। उसको कोई नुकसान हो गया वो भी उससे भी पूंजी कम हो जाएगी तो वो डेबिट में आ जाती है। पूंजी खाते प्रारंभिक और अंतिम शेष इनका क्या रहता है? बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन है, परिवर्तनशील खाते हैं। इतना कर लिया हमने। इसके बाद एक डिफरेंस और कर लेते हैं, तो यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात हमें, है ना? जैसे कि देखो एक तो होती है स्थायी पद्धति और एक होती है परिवर्तनशील पद्धति, है ना? स्थायी और परिवर्तनशील पद्धति 2 तरीके की पद्धति होती है। अब स्थायी में क्या है कि इस पद्धति में साझेदार की पूंजी प्रायः कैसी रहती है? स्थिर रहती है। इसमें परिवर्तन तभी हो पाता है जब कोई साझेदार अतिरिक्त पैसा लाता है या फिर उसमें से कुछ पूंजी निकाल लेता है तभी तो चेंज होगा। परिवर्तनशील में ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। ये ऑलवेज चेंजेस होते रहते हैं इसमें। खातों की बात करें तो अभी तो हमने देखा कि स्थायी में 2 खाते बनते हैं। एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है और एक चालू खाता बनता है। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल रखी जाएगी। चालू खाते में कैपिटल के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें वो आ जाती हैं। जब परिवर्तनशील पूंजी की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही खाता खुलता है। कौन-सा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है? वेतन, कमीशन, ब्याज की बात करें तो स्थायी में वेतन हो, कमीशन हो या फिर आहरण पर ब्याज हो या पूँजी पर ब्याज हो या फिर लाभ या फिर हानि हो, इनको हम कहाँ रखते हैं? चालू खाते में रखते हैं इसको। याद रहेगा? ये चालू खाते में आती हैं। जब हम बात करें परिवर्तनशील पूँजी की, तो इसमें अगर साझेदार का वेतन है, कमीशन है, आहरण है या फिर आहरण पर ब्याज है या फिर पूँजी है या फिर लाभ या हानि है उसकी, ये हम उसके पूँजी खाते में रखते हैं। क्योंकि एक ही खाता बना रहे हैं हम तो वो कहीं न कहीं तो डालनी पड़ेगी हमें चीज़ें। एक खाता बना रहे हैं तो उसी में डाल देते हैं। शेष की बात करें तो इस पद्धति में पूंजी खाता प्राय क्रेडिट शेष ज्यादा प्रकट करता है। इसमें क्रेडिट डेबिट दोनों शेष हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं इसमें, है ना? अब चालू खाते की बात करें तो स्थायी पूंजी पद्धति की दशा में हम प्रत्येक साझेदार के लिए एक चालू खाता खोला जाता है। इसका शेष परिवर्तित रहता रहता है यानी हमेशा चेंज होता रहता है ना? और इस